Hello students, welcome to our online platform Prime Institute of Mathematics। मैं प्रदीप बादू आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो आज से हम ऑनलाइन हमारी जो ऐप है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, उस पर हम डेली रोज़ आपको अलग अलग वीडियोस डालते रहेंगे। पूरा जो सिलेबस है बीएससी का वो उसको रेगुलर कोर्स की तरह हम उसको डेली रन कराएंगे। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको बुक्स की और एग्ज़ाम पैटर्न की इन चीज़ों का ज़्यादा अभी पता नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स है और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है, और बाकी जो भी आपके कोई भी क्वायरीज हो या कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप चैट से या मैसेज के थ्रू मुझे भेज सकते हो। आपको जो भी आपकी क्वायरी है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास 6 बुक्स हैं, जिसमें पहली आपके पास है ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। सेकंड आपके पास है मैट्रिक्स। ये 2 बुक है, ये दोनों मिला के आपके पास ये फर्स्ट पेपर आपका कवर करती है। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें जो पहला पेपर है वो आपके पास है ग्रुप थ्योरी प्लस मैट्रिक्सेस। सेकंड जो आपके पास पेपर है उसमें बुक आपके पास है एक आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, और जो सेकंड बुक है वो है इंटीग्रेशन, समाकलन। ये आपके पास 2 बुक मिलके आपका सेकंड पेपर कवर करती है। फर्स्ट पेपर में 2 बुक है ग्रुप थ्योरी प्लस मैट्रिक्सेस, सेकंड पेपर उसमें 2 बुक है पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। थर्ड जो आपका पेपर है उसमें सबसे पहली बुक है 3D और सेकंड बुक आपके पास वेक्टर कैलकुलस। ये आपके पास त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, और ये आपके पास है सदिश कलन। ये दोनों बुक मिला के आपके पास थर्ड पेपर आपके यहाँ कवर करती है। तो बीएससी में आपके 3 पेपर रहेंगे। पहला पेपर ग्रुप थ्योरी प्लस मैट्रिक्स दोनों का, सेकंड पेपर पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन का सेकंड पेपर, और थर्ड पेपर में 3D प्लस वेक्टर कैलकुलस। ये आपके पास 6 बुक्स आपको लेनी है, और 6 बुक है वो एक पेपर में 2-2 बुक आपके कवर करेगी। इसी टाइप से जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो हर एक पेपर में, फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है, सेकंड पेपर में 5 यूनिट है, और थर्ड पेपर में भी 5 यूनिट है। तो पूरा पेपर है वो 5 यूनिट्स में बंटा हुआ है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर की जो 3 यूनिट है वो ग्रुप थ्योरी में है, और प्लस 2 यूनिट है वो मैट्रिक्स में। फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है, जिसमें से 3 यूनिट आपके पास ग्रुप थ्योरी में है और 2 यूनिट है वो मैट्रिक्सेस में। इसी टाइप से सेकंड पेपर की अगर बात करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आंशिक अवकलन में आपके पास 3 यूनिट है, और समाकलन में आपके पास 2 यूनिट है। आंशिक अवकलन की 3 यूनिट और इंटीग्रेशन की 2 यूनिट। इसी टाइप से अगर 3D की बात करें तो इसमें आपके पास 3 यूनिट है और वेक्टर में 2 यूनिट है। तो जो आपके पास पहला पेपर है उसमें 5 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट ग्रुप थ्योरी, 2 यूनिट है वो मैट्रिक्स है। इसी टाइप से जो सेकंड पेपर है उसमें 3 यूनिट अवकलन की और 2 यूनिट है वो समाकलन की। डिफरेंशिएशन 3 यूनिट्स, इंटीग्रेशन 2 यूनिट्स। इसी टाइप से 3D की 3 यूनिट्स एंड वेक्टर कैलकुलस की 2 यूनिट्स। तो ये मिलके आपके पास पूरे तीनों पेपर कवर करते हैं, और इस टाइप से इनका यूनिट्स में डिवाइडेशन है। अब एग्ज़ाम की अगर बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न में, तो एग्ज़ाम आपका कुछ इस टाइप से आता है।
आपके पास जो आपका पेपर होगा उसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 3 पार्ट में आपके पास पेपर है, जिसमें जो पार्ट ए होता है इसमें आपके पास आएंगे 10 क्वेश्चंस, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट है वो 10 के 10 ही करने होते हैं। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 आपको करने हैं, और 10 क्वेश्चन हैं सभी में आपके पास बेसिक डेफिनेशंस आएगी, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, जो आपको हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पर यूनिट। आपके पास हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 डेफिनेशन आएंगी, एक नंबर की, ईच ऑफ मार्क्स 1। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, हर क्वेश्चन में से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। तो ए पार्ट है वो आपके पास 10 नंबर का रहेगा। इसी टाइप से बी पार्ट है, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और इसमें जो एक सुविधा है कि हर एक क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट आएंगे। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, या तो आपको ए पार्ट करना है या आपको बी पार्ट करना है। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, 5 यूनिट 5 क्वेश्चन, और उनमें से हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, जिसमें से आपको एक पार्ट करना है, एक पार्ट आपके अथवा में रहेगा। तो ये जो एक क्वेश्चन है वो आपके पास होगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन पर यूनिट। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, सारे आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, जिसमें से आपको एक करना है। 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन हर एक यूनिट्स में आएगा, मतलब 5 यूनिट में 5 क्वेश्चन आएंगे, और सारे आपको करने हैं। इसमें आया कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, जिसमें से आपको एक करना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो जो पहला पार्ट है वो आपके पास 10 मार्क्स का, सेकेंड जो पार्ट है वो आपके पास 20 मार्क्स का। सी पार्ट बच गया, सी पार्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सी पार्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने आवश्यक है, और जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर यूनिट, और 12 मार्क्स पर क्वेश्चन। सी पार्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको करने हैं, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन है वो 12 नंबर का होगा, तो टोटल ये हो गए 36। सी पार्ट है वो 36 मार्क्स का, और टोटल ये आपके पास हो गए 66 मार्क्स। तो जो आपके पास 3 पेपर हैं, पहला पेपर 66 नंबर का, दूसरा पेपर भी 66 नंबर का, और तीसरा जो पेपर है वो आपके पास 68 मार्क्स का होगा, जिसमें जो पार्ट ए है उसमें 2 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। जो आपका थर्ड पेपर होगा, क्यों आप टोटल मार्क्स हैं वो 200 नंबर है, 200 में से पहला जो पेपर है वो 66 नंबर का, दूसरा भी 66 का, और जो तीसरा पेपर है 2 नंबर एक्स्ट्रा बच गए, वो आपके पास 68 मार्क्स का 68 नंबर का आपके पास तीसरा पेपर होगा। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा। 3 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। पार्ट ए 10 क्वेश्चंस सारे करने हैं,
हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 10 नंबर का ए पार्ट। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, सारे करने हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी, जिसमें से आपको एक करना है, एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटली हो गए 20 मार्क्स, 20 नंबर। सी पार्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको करने हैं, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, और 12 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो टोटली हो गए 36। तो ये आपके पास हो गए 66 मार्क्स। तो ये आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पेपर में ये सिस्टम है। बस थर्ड जो पेपर है उसमें दो नंबर एक्स्ट्रा है, वो आपके पास डेफिनेशन एक्स्ट्रा आएगी, वो आपको अलग से, जो भी डेफिनेशन है वो आपको रिकवर जरूर करनी है। डेफिनेशन काफ़ी बड़ा पोर्शन है, टोटल अगर देखोगे तो 32 मार्क्स की सिर्फ डेफिनेशन आएंगी। तो अगर आपको मैथ पढ़नी है या मैथ सीखनी है तो आपको डेफिनेशन पे फोकस ज़रूर करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको डेफिनेशन पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, हमारे साथ बने रहोगे, किसी टाइप की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें उसी टाइम चैट्स के थ्रू या मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सको, आप हमें बताओ, आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, जितने भी आपके पास 15 यूनिट्स हैं, सारी यूनिट आपको कवर करवाई जाएगी। पूरा पेपर उसमें से मिलेगा, 200 मार्क्स का है, 200 में से 200 मार्क्स का पूरा पेपर आपको मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना कवर करते हो। अगर आप रेगुलर बने रहते हो तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। किसी टाइप की कोई दिक्कत हो, किसी भी टाइम दिक्कत हो, आप उसको, हो गया? हाँ, तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। फिर अगर कोई दिक्कत है तो ये हम ऐप में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप दोबारा भी इसको देख सकते हो। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है कोचिंग में, वो है फीस। तो फीस के लिए आपके पास 1000 रुपये पर पेपर, 1000 रुपये पर पेपर आपकी फ़ीस है। 3 आपके पास पेपर हैं, तो टोटल आपके पास 3000 रुपये टोटल फीस रहेगी। ज़्यादा फीस नहीं है, इससे कम कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। ये मिनिमम फीस जो हमने सोची है वो है, इससे कम फीस नहीं कर सकते। क्यों? इसमें आपको भी पता है कि अगर हम ऑनलाइन भी अगर करवा रहे हैं तो ऐप मैनेजमेंट का भी खर्चा है, नेट का भी खर्चा है, वो सारा कुछ, और हमारा भी खर्चा है। तो वो सब करा के और हमने मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपये पर पेपर डिसाइड किया है। इसमें अब कुछ एक स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत हो, ज़्यादा परेशानी हो, तो वो इसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स जो वास्तव में जिनको दिक्कत हो, ये नहीं है कि आप रिबॉक के जूते पहन रहे हो, रेबन की चश्मा लगा रहे हो और फिर आके बोलते हो सर फीस की प्रॉब्लम है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं। सच में जिसको प्रॉब्लम हो उसके लिए हम थोड़ा बहुत एडजस्ट इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फीस आपको पर पेपर के हिसाब से देनी है, 3 इंस्टॉलमेंट्स। जैसे अगर हम फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये, जब सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे या जिसको सेकंड पेपर करना है तो उस टाइम उसको 1000 रुपये। एक साथ फीस नहीं देनी है। जैसे जैसे आपको पेपर जो परचेज करना हो, जो पेपर आपको पढ़ना हो, उस पेपर के हिसाब से आपको फीस देनी है। आपका जब भी स्टार्ट होगा, कुछ क्लासेज जैसे ऑफलाइन क्लासेज में होता था कि आप कोचिंग में जाते थे, कुछ दिन डेमो क्लासेज लेते थे। तो डेमो क्लासेज के लिए कुछ वीडियो आपके लिए फ्री में अवेलेबल होंगे। आप 2-3 वीडियो जब तक आपके पास वो फ्री में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद आगे के वीडियोस देखने के लिए वो फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप आगे के वीडियो को देख पाओगे। पूरा इसमें आपको सिलेबस मिलेगा, 5 यूनिट्स हैं, 5 आपको करवाई जाएगी। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पूरा पेपर उसमें से पूरा 200 नंबर का आपको मिलेगा। बस आपको मेहनत आप कितनी करते हो वो आपको रेगुलर करनी है।
आप रेगुलर मेहनत करो, किसी टाइप की कोई दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप से कांटेक्ट करो, भले आप फेसबुक पे करो, भले व्हाट्सएप पे करो, ईमेल के थ्रू करो, किसी भी टाइप से आप मेल करो, कांटेक्ट करो और आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में जैसे हमारी ऐप है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, आप प्ले स्टोर से प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स सर्च करोगे तो हमारी ऐप आपको वहाँ पे दिखेगी, आप उसको डाउनलोड करो और उसके बाद वहाँ पे आपको फ्री वीडियोस स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हो। और जब एक बार आप हमसे जुड़ जाओगे उसके बाद वो आपको वीडियो है वो ऐप पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे आने वाले 4-5 महीने 6 महीने तक, और आप एक वीडियो को 3 से 4 बार देख सकते हो। आप ऐप जब डाउनलोड करोगे आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल नाम से दिखेगा, आप उस स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पे कुछ एक फ्री वीडियोज आपको मिलेंगे, जो भी क्लासेज आपको जैसे 10th 11th 12th बीएससी एमएससी आईटी जैम जिस बैच में आपको ऐड होना है आप उसके जो फ्री में वीडियोज है वो देख सकते हो। आगे के वीडियो कुछ वीडियो उसमें अवेलेबल होंगे फ्री में, उसके आगे के वीडियोज़ देखने के लिए फिर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, फिर आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। अब जैसे मान लो कि आपने कोई एक वीडियो देख लिया, ऑफलाइन में क्या होता था कि आज जो क्लास में करवा दिया फिर वो जब भी आगे रिवीजन होगा उस टाइम आपको दोबारा होगा। यहाँ पर क्या है कि आप जैसे आज की क्लास बाई चांस मिस कर दी आपने तो वहाँ पे वो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी चलेगा, वहीं पे रहेगा, वो सेव रहेगा आने वाले 4-5 महीने 6 महीने तक। और एक वीडियोज़ को आप मतलब जैसे कोई भी वीडियो है उसको आप रिपीट भी कर सकते हो, जैसे 3 बार 4 बार आप उस वीडियोज़ को देख सकते हो। फिर भी अगर आपको इन फ्यूचर बाद में कभी देखना हो उस वीडियो को तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको 1 या 2 बार के लिए उस वीडियो को फिर से परमिशन दे सकते हैं। जनरली वो 3 से 4 बार आप उस हर एक वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो पहला पेपर है और उसकी जो पहली बुक है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। ग्रुप थ्योरी में सबसे जो स्टार्टिंग जहाँ से हम करेंगे तो आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा एक समुच्चय सेट। सेट से हम स्टार्ट करते हैं समुच्चय। तो आपके पास समुच्चय क्या होता है? आपने 11th 12th में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी होगा। तो समुच्चय क्या होता है कि जैसे वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. A well-defined collection of objects is called a set. सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। A well-defined collection of objects is called a set. वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। ये आप लोगों ने 11th 12th में इसकी परिभाषा पढ़ी होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको डेफिनेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है।
क्यों गणित पढ़ने के लिए या गणित सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि आप उसकी डेफिनेशन को ढंग से समझो। क्यों अगर आपने एक बार डेफिनेशन को ढंग से समझ लिया फिर आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे। अगर डेफिनेशन आपको नहीं पता तो पास तो हो सकते हो, मतलब आपने डेफिनेशन याद कर ली पर याद करने से आप उसका एप्लीकेशन नहीं देख पाओगे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई भी आप वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स आपके पास बहुत सारी है, उसमें से आपको अगर सेट बनाना है तो उसमें से उन वस्तुओं का कलेक्शन करना है जो मतलब जो आपका कलेक्शन है उसको आप वेल डिफाइंड एक सही ढंग से उसको परिभाषित कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये वेल डिफाइन है। कोई भी नंबर है जैसे 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है। अब जैसे मैं कोई भी नंबर लेके आता हूँ जैसे 5, आप इसको बता सकते हो कि नेचुरल नंबर है कि नहीं है। जैसे मैं लेके आता हूँ 22/7, 5/2, 1.3, तो ये जितने भी नंबर हैं आप इसको आराम से बता सकते हो कि ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है। तो इसी टाइप से वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो या तो आपके कलेक्शन में प्रेजेंट होगा या वो आपके कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। आप इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली अगर आप उसको डिसाइड या जज कर सकते हो कि आपके कलेक्शन में प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो वो आपके पास वेल डिफाइन होगा। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए कि मैं भी प्रेजेंट मैं भी एब्सेंट, वो उपस्थित हो भी सकता है और वो उपस्थित नहीं भी हो सकता, तो आप उसको आपके जो कलेक्शन है उसको वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी आप लोग 12th का एग्ज़ाम दे के आए हो, सारे फर्स्ट ईयर में आ गए हो, तो आपके 12th में जितने भी परसेंटेज है उनमें हम एक कलेक्शन लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who got 80% in 12th। आपकी क्लास में उन सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन जिनके 12th में 80% मार्क्स हैं। तो ये वेल डिफाइन है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे उनके परसेंटेज पूछूंगा, अगर वो उनके 80% है तो मेरे कलेक्शन में है, और अगर 80% नहीं है तो मेरे कलेक्शन में नहीं है। तो आप कोई भी स्टूडेंट है आप उसको जज कर सकते हो कि या तो प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा। इसमें किसी टाइप का आपके पास कन्फ्यूजन नहीं है। यही अगर इस टाइप का कलेक्शन बना दें कि उन विद्यार्थियों का संग्रहण जिनके बीएससी फर्स्ट में 80% बनेंगे। जैसे आपकी क्लास में उन स्टूडेंट का कलेक्शन जिनके बीएससी फर्स्ट ईयर में 80% नंबर बनेंगे। अब ये आपके पास वेल डिफाइन नहीं है। जैसे कोई भी स्टूडेंट है आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि उसके 80% बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, आप इसके बारे में एकदम श्योर नहीं हो। तो इस टाइप का अगर कोई भी कलेक्शन है तो वो आपके पास एक सेट कभी नहीं बनेगा। तो ये जो आपका कलेक्शन है उसमें जो वेल डिफाइन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो एब्सेंट होगा। अगर आपके पास मे बी प्रेजेंट मे बी एब्सेंट उपस्थित हो भी सकता है, उपस्थित नहीं भी हो सकता, इस प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत आए तो वो संग्रहण है वो एक समुच्चय नहीं बन पाएगा।
तो ये आपके पास सेट की बात थी। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रियल नंबर तक तो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है और कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं सबसेट की। सबसे से पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? तो जैसे मान लिया कि माना ए एक समुच्चय है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को मोड ए या कार्डिनलिटी ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोड ऑफ ए इक्वल टू ए में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या। आपके पास लेट ए बी ए सेट, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए और मोड ऑफ ए, एंड इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या को हम कार्डिनलिटी ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ ए के बेस पे हम सेट को जैसे 2-3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मतलब क्या है कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या परिमित हो। आपके पास जो आपका सेट है उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट हैं तो उसको हम एक फाइनाइट सेट बोलते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर फाइनाइट देन ए इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। इसी टाइप से इनफाइनाइट सेट, अपरिमेय समुच्चय, यदि समुच्चय ए में कुल अवयवों की संख्या अपरिमित हो। इनफाइनाइट सेट कब होगा? A set is called infinite set if total number of elements in A are not finite। अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इसी टाइप से जैसे मान लो कि उसमें कुछ एलिमेंट है तो आप उसमें बता सकते हो कि इसकी कार्डिनलिटीज है 5, 7, 10 जो भी है। जैसे मान लो कि ए कोई सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ए की कार्डिनलिटी है वो 4 है। इसी टाइप से कोई भी दूसरा सेट है A B C D E,
तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है 5। इसी टाइप से अगर बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n, तो n की कार्डिनलिटी कितनी है? ये आपके पास इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट या नॉट फाइनाइट। इसी के बेस पे जैसे मान लो कोई ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0। यह सेट कौन सा होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11th-12th में। इस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 तो समुच्चय ए को एरिक समुच्चय कहते हैं। If cardinality of A equal to 0, then A is called empty set। और इसको डिनोट करते हैं हम A इक्वल टू दिस नोटेशन। A को इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। इस सेट की कार्डिनलिटी है वो 0 होती है और इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। इसके बाद हम बात करें सबसेट की। सबसेट क्या होता है? मान लिया कि माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। यदि x belongs to A implies x belongs to B। अब let A and B are two sets, then A is called a subset of B if x belongs to A implies x belongs to B। आपके पास कोई भी दो समुच्चय है तो समुच्चय A है वो समुच्चय B का एक उप समुच्चय होगा। कब? जब अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो एलिमेंट B में भी होना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि A के सारे एलिमेंट हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए, या ये भी बोल सकते हो, इसका नेगेशन कर सकते हो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मतलब क्या है कि A में ऐसा कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है जो B में ना हो। मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। ऊपर भी आप यही बोल रहे हो कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, यहाँ भी यही बोल रहे हो कि A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B में ना हो। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बस ये लैंग्वेज आप थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई भी एक सेट है, उसमें अगर n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं? 2n। कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 2n। आपके पास कोई भी सेट है, उसकी कार्डिनलिटी अगर n है
माना एक समुच्चय है जिसमें n अवयव विद्यमान है तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 2n होती है। और यहाँ तक ऐसे बहुत ही आसान है, आप इसको द्विपद प्रमेय का यूज करके प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो कि n एलिमेंट है आपके पास, तो सबसे पहले आपको n में से 0 एलिमेंट चूज करके एक सबसेट बना दिया, प्लस n में से 1 एलिमेंट चूज कर दिया, n में से 2 एलिमेंट चूज कर दिया, सी टाइप n में से n एलिमेंट आपने चूज कर दिया, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं और ये आपके पास आएंगे 2n। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी द्विपद प्रमेय। तो 1 + x⁻n का एक्सपेंशन आपके पास होता है nc0 + nc1x nc2x² प्लस डैश 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 ncn x⁻n पुट x = 1। जैसे आप x = 1 पुट करोगे तो 1 + 1n, ये आ गया nc0 nc1 डैश 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 ncn, ये आ गया 2n। तो ये आप देख सकते हो, आपके पास कोई भी एक सेट है जिसमें टोटल n एलिमेंट है तो उसमें कुल उप समुच्चयों की संख्या है वो 2n होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट के थ्रू या फिर हमें मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सबसेट के बाद। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? तो माना ए एक समुच्चय है, पावर सेट को हिंदी में बोलेंगे घात समुच्चय। माना एक समुच्चय है तो ए का घात समुच्चय P ऑफ A से प्रदर्शित किया जाता है तथा P ऑफ A इक्वल टू ऑल समुच्चय A के सभी उप समुच्चय। आपके पास कोई भी एक सेट है तो उसका जो पावर सेट बनाओगे उसको P ऑफ A से डिनोट करेंगे और P ऑफ A में क्या आएंगे, जो आपके पास सेट A है उसके सारे के सारे उप समुच्चय। लेट A बी ए सेट, देन पावर सेट ऑफ A इज denoted by P of A and defined as P of A equal to set of all subsets of A। समुच्चय A के सभी उप समुच्चय, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2n इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए वो n हुआ। तो अगर आपके पास कोई भी समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 2n। तो ये आपके पास पावर सेट है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने पढ़ा है सेट। सेट क्या होता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा है सबसेट, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या होता है कि कोई भी एक सेट है ए, वो दूसरे सेट बी का एक उप समुच्चय होगा। कब? जब ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हो, या ये बोल सकते हो कि ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो बी में ना हो।
कोई भी दोनों आप डेफिनेशन दे सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा है कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होता है कि ए में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। इसके बाद आया है पावर सेट ऑफ ए सेट। तो कोई भी एक आपके पास समुच्चय है, उसका घात समुच्चय क्या होगा या उसका पावर सेट होगा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ए के जितने भी आप उप समुच्चय बना सकते हो उन सब का एक अलग से सेट बना दो, उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया माना a इक्वल टू 1,2। ये आपके पास एक कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2 एंड a। मान लो कि 3 एलिमेंट है, एक 1, दूसरा 2 एंड a। तो इसमें कितने सबसेट बना सकते हो? एक ऐसा सबसे पहला सबसेट जिसमें एक भी अवयव नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? अरिक्त समुच्चय। सेकंड जिसमें एक एक अवयव हो, जिसमें एक एक अवयव हो तो एक हो जाएगा सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2 और उसके बाद सिंगलटन a। उसके बाद जिसमें दो अवयव हों जैसे 1, 2, 1a और 2a। और इसके बाद जिसमें 3 अवयव हो वो कौन सा हो जाएगा? खुद a ही हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया पावर सेट ऑफ ए। इसमें देख सकते हो कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए में आपके पास 3 एलिमेंट थे तो उसके घात समुच्चय में पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए? 8। 2 की पावर 3 8। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी अगर सेट दे रखा है तो आप उसका पावर सेट आसानी से बना सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि दो समुच्चय है उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन कैसे करते हो, वो हमारे काम की चीज़ है जो हम आगे ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने 11th 12th में या छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा। इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो मान लिया आपने कि माना a व b 2 अरिक्त समुच्चय हैं। तो a व b के कार्तीय गुणन को a क्रॉस b से प्रदर्शित किया जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। A क्रॉस B इक्वल टू A, B where A belongs to A and B belongs to B। मान लिया कि A और B दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्तीय गुणन होगा, उसको A क्रॉस B से हम डिनोट करेंगे। और A क्रॉस B को हम जो डिफाइन करते हैं तो एक क्रमित युग्म होगा जिसमें पहला अवयव है वो पहले समुच्चय का होगा और दूसरा अवयव है वो दूसरे समुच्चय का होगा। Let A and B are 2 sets, then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and defined as A cross B equal to A comma B where A belongs to A and B belongs to B।
मान लिया कोई भी आपके पास दो सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है और उसको डिफाइन किया जाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर में, जिसमें पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से आपके पास सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का होगा। इसी टाइप से अगर 3 का आपको करना हो A क्रॉस B क्रॉस C तो वो क्या होगा, एक ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा जिसमें 3 एलिमेंट आएंगे A, B, C, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का और थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड सेट का होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कैसे भी हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू आप हमें बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके जो आगे की चीज़ें हैं जैसे रिलेशन वगैरह वो कुछ तो आपने पढ़े होंगे, फिर हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि जब क्लास चल रही हो तब आप पूरा यहाँ पे सुनने पे फोकस करो, सुनने और देखने पे, लिखने बाद में लेना। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, सारे वीडियोज़ को आप दोबारा देख सकते हो और दोबारा देख के आराम से बैठ के अपने बढ़िया से नोट्स तैयार करो। क्लास चल रही हो तब केवल सिर्फ पढ़ो, नोट्स तैयार नहीं करना। नोट्स आप बाद में भी तैयार कर सकते हो। जितने भी आपके पास वीडियोज़ है उसको आप दोबारा देख सकते हो। तो अगर साथ साथ में पढ़ रहे हो, साथ साथ में लिख रहे हो, ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप पहले आराम से पूरा वीडियो देखो, सुनो, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो उसको अलग से नोट कर लो। फिर आप दोबारा जब आपने नोट्स बनाओ तो आप उसको आराम से वीडियो प्ले करो, अब आराम से रोक के एक एक लाइन दोबारा सुन के बढ़िया से अपने नोट्स बना लो। कोई दिक्कत हो तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हो। इसके बाद आगे का हम कल दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।